हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। आज हम डीपी मुखर्जी के बारे में विचार विमर्श करेंगे। डीपी मुखर्जी आपके सिलेबस में जो थर्ड यूनिट है उसमें जो तीन विचारक शामिल किए गए हैं उनमें से एक डीपी मुखर्जी है। आपके सिलेबस की थर्ड यूनिट में जीएस गुरिये, एआर देसाई और डीपी मुखर्जी, इन तीन विचारकों को शामिल किया गया है। डीपी मुखर्जी एक प्रमुख भारतीय समाजशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। डी का मतलब दुर्जटी और पी का मतलब प्रसाद। इस प्रकार डीपी मुखर्जी का जो पूरा नाम है वह दुर्जटी प्रसाद मुखर्जी था। उनका जन्म बंगाल में हुआ। 1894 में उनका जन्म हुआ और उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से पूर्ण की। उन्होंने 1918 में इतिहास विषय से एमए किया और 1920 में उन्होंने अर्थशास्त्र विषय से भी एमए किया और उसके बाद इतिहास व समाजशास्त्र दोनों विषयों का ही अध्यापन करवाया, क्योंकि उस समय समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विषय के रूप में अस्तित्व में नहीं आ पाया था और वह इतिहास व अर्थशास्त्र के साथ ही पढ़ाया जाता था। डीपी मुखर्जी ने अपना अध्यापन जीवन बंगवासी कॉलेज, जो बंगाल में ही है, वहाँ से प्रारंभ किया। उसके पश्चात 1922 में वे लखनऊ विश्वविद्यालय में व्याख्याता बनकर आए और तत्पश्चात वे निरंतर उसी विश्वविद्यालय में कार्यरत रहे। 1951 में वे इस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन गए। लेकिन डीपी मुखर्जी कभी भी केवल विश्वविद्यालय परिसर तक ही सीमित नहीं रहे, वरन वे दूसरे संस्थानों में भी लगातार सक्रिय रहे। विश्वविद्यालय में काम करते हुए वे उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते रहे और जब वहाँ से वो कार्य मुक्त हुए तो उन्होंने वापस लखनऊ विश्वविद्यालय ज्वाइन कर लिया। डीपी मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे कि हेग में भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कार्यरत रहे। आपको यूनेस्को में भी अनेक बार बुलाया गया। इसी दौरान आपको यूनेस्को ने पेरिस में व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया था। आप वहाँ गए और एक ओजस्वी व्याख्यान आपने वहाँ दिया। आप जब हेग में प्रवास में थे उसी दौरान अत्यधिक धूम्रपान के कारण गले के कैंसर से पीड़ित हुए और इसके इलाज के दौरान आप ज्यूरिक वगैरह में इलाज लिया, लेकिन इससे आपकी आवाज़ खराब हो गई और तत्पश्चात आप निरंतर आपका मौखिक संवाद कम होता गया और इसी बीमारी से अंत में 5 दिसंबर 1962 को आपका निधन हो गया। आपके निधन से न केवल समाजशास्त्र बल्कि संपूर्ण सामाजिक विज्ञान जगत में एक निर्वात उत्पन्न हो गया था जो बहुत लंबे समय तक नहीं भरा जा सका। न केवल आपके विद्यार्थी बल्कि अनेक विद्वान लोग भी आपके द्वारा दिए गए व्याख्यानों और आपकी विद्वता से परिचित थे और आपके साथ वार्तालाप में प्रसन्नता महसूस करते थे। आपने अपने जीवन काल में अनेक पुस्तकों की रचना की। आपकी रुचि केवल समाजशास्त्र, इतिहास या अर्थशास्त्र में नहीं थी, वरन आपकी संस्कृत, संगीत इत्यादि में भी गहरी रुचि थी और यही कारण है कि आपने इन सभी ग्रंथों का न केवल अध्ययन किया बल्कि अनेक ग्रंथों की रचना भी की। डीपी मुखर्जी का ये मानना था कि भारतीय समाज को समझने के लिए यहाँ की परंपराओं का अध्ययन आवश्यक है और परंपराओं को जानने के लिए संस्कृत भाषा का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि परंपराओं की उत्पत्ति को संस्कृत भाषा के बिना नहीं जाना जा सकता। इसी क्रम में अपने विचारों को विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए आपने जो प्रमुख पुस्तकों की रचना की उनकी सूची इस प्रकार है। आपकी एक प्रमुख पुस्तक डाइवर्जिटीज़ 1958 में जो प्रकाशित हुई थी, एक प्रमुख पुस्तक है।
आपने इंडियन ट्रेडिशन एंड सोशल चेंज यानी भारतीय परंपरा एवं सामाजिक परिवर्तन नामक एक पुस्तक का भी प्रकाशन करवाया। इस पुस्तक में आपने भारतीय सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए भारतीय परंपराओं को आधार बनाया। आपने बताया कि भारतीय समाज में अनेक परंपराएं पाई जाती हैं और ये परंपराएं आपस में अनेक बार संघर्षरत हो जाती हैं और जिस कारण परंपराओं में बदलाव आता है और अंततः उससे समाज बदलता है। आपने अपनी इस पुस्तक में लिखा है कि भारतीय परंपराओं में द्वंद्व केवल अंग्रेज़ों या मुस्लिम आक्रांताओं के आने के बाद ही नहीं हुआ वरन उससे पहले भी अनेक बार हुआ और परंपराओं को चुनौतियां मिली और इस प्रकार भारतीय समाज में बार बार होने वाले इस संघर्ष और चुनौतियों के कारण परंपराएं बदलती रही और भारतीय समाज निरंतर बदलता रहा। इस प्रकार डीपी मुखर्जी भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तन को समझने के लिए केवल बाह्य कारकों यथा मुस्लिम संस्कृति के प्रभाव, औपनिवेशिक शासन के प्रभाव को ही महत्वपूर्ण नहीं मानते, बल्कि अनेक आंतरिक छोटी परंपराओं के प्रभाव जिन्होंने बड़ी परंपराओं को चुनौतियां दी और उनसे संघर्ष किया और उनमें बदलाव को जन्म दिया को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। डीपी मुखर्जी ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी नामक पुस्तक की भी रचना की। यह पुस्तक 1932 में आई थी। उसके बाद 1942 में मॉडर्न इंडियन कल्चर नामक पुस्तक की रचना की। चूँकि वो हिस्ट्री में भी रुचि रखते थे, इतिहास में रुचि रखते थे, इसलिए उनकी एक पुस्तक ऑन इंडियन हिस्ट्री 1942 में आई थी। डीपी मुखर्जी का संगीत में गहरी रुचि थी और वे जो संगीत के जानकार हैं उनके साथ संगत किया करते थे। इसीलिए उन्होंने संगीत पर इंट्रोडक्शन टू इंडियन म्यूजिक नामक एक पुस्तक की रचना की। इसके अलावा सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन कल्चर 1942 में उनकी एक पुस्तक आई थी। डीपी मुखर्जी का मानना था कि भारत की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति है और भारत को समझने के लिए व्यक्ति को भारतीय होना पड़ेगा और भारत की संस्कृति को जानना पड़ेगा। डीपी मुखर्जी का युवाओं पर अत्यधिक प्रभाव था, इसीलिए उन्होंने युवाओं की समस्याओं का अध्ययन किया और युवाओं को उन्होंने बहुत निकटता से जानने का प्रयास किया और इसी क्रम में उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ इंडियन यूथ 1945 में एक पुस्तक लिखी थी, जिस पुस्तक में उन्होंने युवाओं की समस्याओं के बारे में जिक्र किया है और उनको समाधान को जानने का प्रयास किया है। डीपी मुखर्जी का कभी भी पदों में या बड़े पद प्राप्त करने में रुचि नहीं थी। ये उनकी विद्वता थी कि सरकारें भी उनको उच्च पद दे करके अपने यहाँ अनेक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपा करती थी। डीपी मुखर्जी का ये मानना था कि अगर उनके व्याख्यानों से अगर कोई किसी प्रकार का अगर यूथ को फ़ायदा होता है तो यही उनकी एक बहुत बड़ी कमाई है और उनका ये एक बोनस और बेनिफिट है। डीपी मुखर्जी मार्क्स के विचारों से प्रभावित थे और उन्होंने भारतीय समाज को समझने के लिए जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, संघर्ष का दृष्टिकोण है, उसका प्रयोग किया। वे ज़्यादातर विचारकों का ये मानना है कि वे खुद वैचारिक दृष्टि से मार्क्सवादी नहीं थे, वरन उन्होंने मार्क्सीय पत्ति का प्रयोग करते हुए भारतीय समाज को समझने का प्रयास किया। इसीलिए उन्होंने हिगल, फिक्टे और मार्क्स के जो वाद प्रतिवाद और संवाद के जो सिद्धांत हैं या जो विचार उदाहरणें हैं, उन उदाहरणों का प्रयोग भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तनों को समझने के लिए किया। इस प्रकार डीपी मुखर्जी को भारतीय समाज शास्त्र में मार्क्सवादी जो विचारधारा है और मार्क्सवादी जो सिद्धांत है को लागू करने की दृष्टि से उनको एक महत्वपूर्ण विचार के रूप में जाना जाता है। तो ये डीपी मुखर्जी का एक लाइफ स्केच था, जिसके आधार पर हम ये कुछ जो विचार निकल के आते हैं वो इस प्रकार हो सकते हैं कि
डीपी मुखर्जी ने भारतीय समाज को समझने के लिए परंपराओं के अध्ययन पर बल दिया। उन्होंने संस्कृत जो साहित्य है उसे महत्वपूर्ण माना और भारतीय समाज को समझने के लिए उन्होंने मार्क्सवादी जो दृष्टिकोण है, संघर्ष का दृष्टिकोण है, जिसमें वाद प्रतिवाद संवाद शामिल है, उन्हें आधार बनाकर भारतीय परंपराओं के संघर्ष को समझते हुए भारतीय समाज में होने वाले सांस्कृतिक परिवर्तनों, सामाजिक परिवर्तनों को समझने का प्रयास किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जी.एस. गुरिये और डीपी मुखर्जी ऐसे विचारक थे जिन्होंने भारतीय समाजशास्त्र, भारतीय समाज को भारतीय दृष्टि से देखने का प्रयास किया। तो आज हम डीपी मुखर्जी के बारे में केवल उनकी पुस्तकों और उनके जीवन वृत्त के बारे में ही जानेंगे। अगली जो क्लास है उसमें हम डीपी मुखर्जी की जो विविधता संबंधी विचार हैं उसके बारे में विचार विमर्श करेंगे और एक अन्य क्लास में हम परंपराओं के द्वंद्व के बारे में विचार विमर्श करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग उनकी पुस्तकों और उनके लाइफ स्केच के बारे में ये जो टॉपिक्स पॉइंट्स दिए हैं उनको याद करेंगे, ताकि इनकी जो खास तौर से पुस्तक हैं, महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उनको याद कर लें ताकि आंसर लिखने में ये आसानी रहे। तो हम अगली क्लास में उनके विचारों को समझेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।